हेलो एवरीवन, वेलकम टू BAMS पाठशाला। चलिए हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पदार्थ विज्ञान का आज सेकेंड लेक्चर देखेंगे। पहला चैप्टर है आयुर्वेद निरूपण। इसमें फर्स्ट लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिद्धांत लक्षण के बारे में। ठीक है, आज पढ़ेंगे सिद्धांत लक्षण। देखिए सिद्धांत लक्षण क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 2 या 5 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्धांत लक्षण अगर आएगा तो श्लोक को पहले लिखना है। श्लोक है सिद्धांतो नाम यत् परीक्षको बहुविध परीक्षे हेतुम भी साधियत्वा या स्थापे निर्णय। ठीक है, सिद्धांत उसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारे परीक्षा करके कारणों को साध करके या प्रूफ करके जो निर्णय लेते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत लक्षण क्या है? सिद्धांतो नाम यत् परीक्षको बहुविध परीक्षय हेतुम भी साधियत्वा स्थापते निर्णय। इसका मतलब हुआ सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे परीक्षाएं करके कारणों को साध करके या प्रूफ करके जो निर्णय लेते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत का प्रकार शास्त्र की दृष्टि से सिद्धांत के 4 प्रकार होते हैं। शास्त्र में सिद्धांत का 4 प्रकार बताया गया है। पहला है स्वरतंत्र सिद्धांत, दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और व्युपगम सिद्धांत। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्वतंत्र सिद्धांत क्या है, पहले इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। देखिए काफ़ी आसान है, आप एक बार सुनिए, क्लियर हो जाएगा। स्वतंत्र सिद्धांत, जो सूत्र सभी शास्त्रों में स्वर सम्मति से प्रसिद्ध हो, मतलब वैसा सूत्र, वैसा चीज़ जो सभी शास्त्रों में माना गया हो, जैसे चरक है, सुश्रुत है, सब एक तरीका से उसको बताया गया हो, सब का एक मत हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया हो, कहीं पर कंट्राडिक्शन नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र सिद्धांत। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, जो सूत्र सभी शास्त्रों में स्वर सम्मति से प्रसिद्ध हो वह स्वरतंत्र सिद्धांत कहलाता है। जैसे आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में रोग निदान, व्याधियाँ तथा साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय को स्वर सम्मति से स्वीकार किया गया है, अतः यह स्वतंत्र सिद्धांत कहलाता है। जिस सिद्धांत एवं सूत्र पर सभी की एक राय हो वह स्वतंत्र सिद्धांत कहलाता है। सिंपल है। अब सुनिए प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत में क्या है ना कि कोई सूत्र है, कोई ऐसा चीज़ है कि जैसे अगर कोष्टांग का बात करेंगे तो जो चरक है ना वो बताया है कोष्टांगों की संख्या 15। ठीक है, लेकिन सुश्रुत का बात करेंगे तो वो कोष्टांगों की संख्या 8 बताया है। देखिए दो अलग अलग जो उस समय के जो साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि थे, एक ही चीज़ को अलग अलग बता दिया, कंट्राडिक्शन हो गया। उसी को हम बोलेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रतितंत्र सिद्धांत आ गया, जिसमें अलग मत हो, अलग अलग ऋषि मुनि का, अलग अलग विद्वानों का अलग मत हो, अलग अलग चीज़ वो मानते हो सेम चीज़ को, उसको प्रतितंत्र बोलते हैं, यानी जिसमें कंट्राडिक्शन हो। देखिए किसी सूत्र, तत्व या विषय पर शास्त्रों में भिन्न भिन्न मत हो, अलग अलग मानना हो, तब उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। जैसे चरक में रस जो होता है ना 6 प्रकार का बताया गया है, आप जानते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, है ना। जबकि धर्मा गर्भ में 8 बताया गया है। 6 ये हो गया रस और 7वां है क्षार और अव्यक्त, 8 को हो गया, 7 और 8, है ना। इस साहित्य में 8 बताए गए हैं। चरक में दोष 3 बताया गया है। चरक 3 तरह के दोष बताए हैं, जबकि सुश्रुत जो है ना
वो रक्त को भी दोष ही मानता है। तो 4 तरह का हो गया, है कि नहीं। तो अलग अलग ऋषियों मुनियों का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, अलग अलग चीज़ मानना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल तो दिए हैं ना कि चरक कोष्ठांगों की संख्या 15 मानता है जबकि सुश्रुत 8 मानता है। तो यही चीज़ हो गया प्रतितंत्र। काफ़ी सिंपल है, दिमाग में बैठाइए। स्वतंत्र मतलब जिसमें सबका मत एक हो, सभी विद्वानों उसको स्वीकार करता हो, मानता हो। प्रतितंत्र जिसमें सबका मत अलग अलग हो। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, चरक के हिसाब से 15 होता है कोष्ठांगों की संख्या जबकि सुश्रुत के हिसाब से 8 होता है। यहाँ भी बता दिए आपको, चरक के हिसाब से 3 दोष होता है, ठीक है, जबकि सुश्रुत के हिसाब से 4 दोष होता है जिसमें रक्त को इंक्लूड कर लिया गया है। त्रिदोष बात पित्त कफ है ना, वो 3 हो गया, चौथा ये रक्त हो गया, 4 हो गया। सिंपल है, आ गया समझ में। वर्ड को पकड़ना है, मेनली वर्ड है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण सिद्धांत। काफ़ी आसान है, चलो इसको देखते हैं। अधिकरण सिद्धांत क्या है, देखिए। जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो उसके द्वारा दूसरे अधिकरण का भी ज्ञान हो जाता है, उसे हम लोग अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। जैसे कोई एक टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे वह सिर्फ और सिर्फ रात में सोता है, वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रात में ही सोता है। तो इस स्टेटमेंट से, इस शब्द से ये पता चल रहा है कि वो रात में सोता है, मतलब दिन में नहीं सोता है कि नहीं। तो अधिकरण मतलब एक चीज़ जानने से दूसरा चीज़ का पता चल जाना, उसी को अधिकरण सिद्धांत बोलते हैं। जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो उसके द्वारा दूसरे अधिकरण का भी ज्ञान हो जाना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे वह दिन में भोजन नहीं करता है, दिन में भोजन नहीं करता है मतलब कि वह रात में भोजन करता है, दिन में भोजन नहीं करता है। इस स्टेटमेंट से एकदम क्लियर है कि वो रात में भोजन करता है कि नहीं। अतः यह ज्ञान भी हो गया कि रात में भोजन करता है कि नहीं, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट है, जस्ट वेट, अभ्युपगम सिद्धांत, ठीक है। अब ये क्या है इसको देखते हैं। काफ़ी ये भी आसान है, दिमाग में रखना है वर्ड को। देखिए, शास्त्र में जब तक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत खंडित नहीं हो जाए, मतलब वादी प्रतिवादी कहने का मतलब हो गया अलग अलग जो विद्वान होते हैं ना, उसमें कन्वर्सेशन चलता है, और वो अभी क्लियर नहीं हो पाता है, सही से वो सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन उस पर अभी चल रहा है काम, उस पर चल रहा है रिसर्च चल रहा है, उसमें लोगों का मानना है, वो अभी सही से स्थापित नहीं हुआ है निर्णय, लेकिन वो निर्णय होगा स्थापित, ठीक है। तो अभी हुआ नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं अभ्युपगम सिद्धांत कहलाता है। एकदम सिंपल है। अब सुनिए, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय एवं महत्व। अब ये चीज़ है आयुर्वेद का सिद्धांत, ये चीज़ हम पढ़ लिए। अब इसमें आयुर्वेद का जितना बेसिक टर्म है ना, वो सब 100% बढ़िया से अच्छे से क्लियर करेंगे, आपके दिमाग में सेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और, एक टॉपिक है, जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत तो है ही, जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे पंच महाभूत क्या है, त्रिदोष क्या है, वात पित्त कफ क्या है, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। देखिए, जस्ट वेट, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत का परिचय एवं महत्व। अब आयुर्वेद के बारे में थोड़ा हम लोग काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बढ़िया से उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या है। काफ़ी बेसिक चीज़ है, इसके जाने बिना फिर आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक जानने के बाद आप बहुत कुछ, कोई भी क्वेश्चन रहे अपने से बना के बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। ये बैकबोन समझिए आपके सब्जेक्ट का है। चलिए देखते हैं।
आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है। अतः चिकित्सा सिद्धांतों से पूर्व स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों का भी उल्लेखन किया गया है। यह नियम है कि जब तक सम अवस्था का ज्ञान नहीं होता, विषम अवस्था का ज्ञान नहीं हो सकता, जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, तो अब नॉर्मल कंडीशन को आप कैसे फील करेंगे? समझ रहे हैं? सम अवस्था मतलब सब कुछ सही होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि पहले आप जानें कि सम अवस्था क्या है, नॉर्मल कंडीशन क्या है, तब आपको अब नॉर्मल कंडीशन का पता चलेगा, तब विषम अवस्था का पता चलेगा। ठीक है, अस्वस्थ या रोग से पूर्व स्वस्थ के लक्षणों का भी ज्ञान करना आवश्यक है। जब तक पता नहीं चलेगा कि स्वस्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या है, नॉर्मल क्या है, हेल्दी क्या है, जब तक अनहेल्दी, जब तक अस्वस्थ का पता ही नहीं चलेगा। एक हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है ना, माप करने का, तो वो पैरामीटर मालूम होना चाहिए कि हाँ स्वस्थ में हम कैसा फील करते हैं, तब ना अस्वस्थ होइएगा तो पता चलेगा कि हाँ अभी हम अस्वस्थ हैं, है ना, ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंच महाभूत सिद्धांत। मतलब दुनिया में जितना भी सारा चीज़ है वो 5 चीज़ से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दुनिया का हर चीज़ से बना हुआ है। इसके लिए एक श्लोक है, क्षिति, जस्ट वेट, क्षिति जल पावक भूमि समीरा, ठीक है, पंच तत्व मिली रचहु शरीरा। मतलब देखिए, जल, हवा, भूमि, आकाश, अग्नि, ठीक है, ये 5 चीज़ है। आकाश, जल, वायु, भूमि और आग, ये सब चीज़ मिलता है तो शरीर का फॉर्मेशन होता है, यानी शरीर बनता है। ठीक है, ये थोड़ा हैंग कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फोकस कीजिए। तो ये जो है सिद्धांत, जो पंच महाभूत है, इसमें 5 चीज़ है। आकाश, सीरीज याद कीजिएगा जैसे हम बोल रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, ये 5 चीज़ से ये बना हुआ है पूरा दुनिया का सब चीज़, हमारा शरीर भी। इसीलिए बोले हैं क्षिति जल पावक भूमि समीरा पंच तत्व रचहु मिली शरीरा। ये 5 तत्व जब मिलता है तो शरीर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन से हम लोग देखेंगे त्रिदोष सिद्धांत, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात पीत कफ के बिना आप मत समझिए कि आप कुछ भी जानते हैं। आयुर्वेद का ये बैकबोन है, इसी पर पूरा बेसिस है। ये 24 घंटा का एक तरह का बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी का, किस में क्या चेंजिंग आता है, कब आपका बात बढ़ता है, कब पित्त बढ़ता है, कब खाना खाना चाहिए, कब एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब 24 घंटा का जो दिनचर्या है ना, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोग बोलेंगे, उस हिसाब से ये कोऑर्डिनेटेड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, छोटा सा लेक्चर है। फिर लेक्चर नंबर 3 तीसरा लेक्चर हम लोग अगले दिन प्रोसीड करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।